चलिए शुरू करते हैं आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल सेट नंबर 5 का, जो कि 100 क्वेश्चन स्पेशली सामान्य ज्ञान से, मतलब जनरल नॉलेज से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। 1 से 4 तक सेट करवा चुका हूँ, अब चलेंगे 5 से जहाँ तक हो सकता है सेट 7 8 तक करने की कोशिश करूँगा। अब फटाफट सिर्फ मॉक टेस्ट कि बीपीएससी रेडी हो जाएँ और जीके जीएस में 50 से 70 नंबर लेके आप घरे बल्ले-बल्ले करें। ये पहला क्वेश्चन है कि कोयला भंडार की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन-सा राज्य जो है? बताइए, कौन-सा राज्य है? तो कोयला भंडार के रूप में अगर देखें, तो कोयला नगरी के रूप में हम झारखंड को जानते हैं और झारखंड में जो स्थित धनबाद है, उसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और धनबाद में भी एक जगह है, उसे भी कहते हैं। आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न है, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति अगर बात करें, तो ग्रे क्रांति को कहा जाता है उर्वरक क्रांति, उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी सही है। अगर मान लीजिए तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ जाए कि जनसंख्या घटने से मानव भूमि अनुपात क्या होगा? तो जैसे ही जनसंख्या घटेगा, तो मानव का जो भूमि है, उसका बढ़ेगा। रेशियो क्या है? बढ़ेगा, अनुपात बढ़ेगा और क्या घटेगा थोड़ी। चलिए तीसरा प्रश्न भी हो चुके हैं। चौथे प्रश्न की बात करें, निम्न निम्न को सुम्मिलित कीजिए, सुम्मिलित करें। तो निम्न को सुम्मिलित करने के लिए सबसे पहले तो आपको सारा याद रखना होगा। तो इसमें सबसे आसान है नंदनकानन। नंदनकानन मतलब नंदनकानन ट्रेन भी चलती है, नंदनकानन उड़ीसा में है, इसलिए नंदनकानन आपका सही है। काजीरंगा की बात करें, तो काजीरंगा जो है आपको असम में मिलेगा। काजीरंगा है ना राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ चले जाइए तो मध्य प्रदेश और मेलाघाट चले जाइए तो महाराष्ट्र। तो आपको इसमें आंसर कहाँ दिखा? तो एक का आपको क्या दिख रहा है? 1 का दिख रहा है 2। तो 1 का 2 कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है, मतलब बी और डी खत्म। और बताइए 2 का 3, 2 का 3, 2 का 3 है। 2 का 3 सही है, 2 का 3 इसमें भी है। अब बताइए 3 का 4 होना चाहिए। नंदनकानन कहाँ है? उड़ीसा 4, ये सही है। ए सही है और कोई सही नहीं है। अगर बात करें 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? बताइए, तो सागवान का पेड़ होता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? तो सागवान का पेड़ कहाँ? मध्य प्रदेश में। क्या बात सही है? तो एकदम सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाए, वो सही लगा रहे हैं। चलिए, जो टीचर आपके पढ़ा रहे थे वो थोड़े से छुट्टी लिए हुए हैं, उनकी जगह पे मैं पढ़ा देता हूँ, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम आए, तो उससे पहले 2 दिन पहले ही देख के जाएँ, लेकिन देख के जाएँ, अवश्य आएगा सवाल, ये मैं नलिन अकाडमी वादा करता है। छठा प्रश्न है, भारत में शक्तिशाली अल नीनो कारण है। अल नीनो जो है एक शक्तिशाली पावरफुल है, मतलब अल नीनो का मतलब ही होता है कि जहाँ पानी को रहने ना दे, सूखा हो जाए, तो सूखा समझ गए, सूखे का इंडिकेशन करता है अल नीनो। ये बहुत ही खतरनाक है। चलिए 7वें प्रश्न की बात करें। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि निम्न में से कौन-सा गलत जोड़ी है? गलत जोड़ी को बताना है, सही नहीं। चिल्का झील जो है कहाँ? उड़ीसा में, एकदम सही है। अब देखिए लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में, ये भी जो जान रहा है उस पे टिक लगाइए। लेक पिछोला क्या है? तो लेक पिछोला भी हम जानते हैं। पिछोला कहाँ होगा? जहाँ राजस्थान होगा, तो राजस्थान भी सही है। लेकिन पेंगोली झील यही तो गलत है। पेंगोंग पेंगोंग बोलते हैं। पेंगोंग झील जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है बता दीजिए, तो हम समझ जाएँगे। तो पेंगोंग झील जो है ये लद्दाख में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, क्योंकि गलत बता रहा था। 8वां प्रश्न की बात करें। 8वां प्रश्न है, कौन सी नदी बिहार और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? बताइए कौन सा ऐसा नदी है भाई कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच बनाती है, वो भी पश्चिम उत्तर प्रदेश। समझ गए? तो हम उसका बोलेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों नहीं? प्लीज कमेंट कीजिए। क्योंकि इसमें गंडक ऑप्शन में नहीं है। गंडक ऑप्शन में होता तो गंडक नदी होता, क्योंकि गंडक नहीं है। चलिए 9वें प्रश्न की बात करें। 9वां प्रश्न है, पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? तो पालघाट दर्रा किसको जोड़ेगा पता है? केरल और कर्नाटक, सॉरी केरल और तमिलनाडु को जोड़ेगा। केरल और कर्नाटक कहाँ से? केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट। पालघाट दर्रा का नाम सुनते ही आपको याद आएगा दक्षिणी भाग में स्थित। याद रखिए दक्षिण में स्थित रहेगा। और दक्षिण भाग में स्थित क्या है? तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत है, उधर ही है ना। और याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कोयम्बटूर जाइए, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और केरल के कोझिकोड मतलब कोचीन,
के पालकक्कड़ के बीच यह स्थित है कौन? पालघाट दर्रा। इसलिए केरल और तमिलनाडु के बीच का ये जोड़ता है। कौन? पालघाट दर्रा। 10वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं। निम्नलिखित भारत की, लेकिन यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से इनका पूरब से पश्चिम सही क्रम में बताना है। मतलब ईस्ट टू वेस्ट बताना है। ईस्ट टू वेस्ट बताना है, मतलब कि वेस्ट तो इधर होता है और ईस्ट इधर होता है, तो इधर से चलना है, इधर बताना है। तो गारो पहाड़ियाँ क्या है? पूर्व में है, ईस्ट में है, ये हम जानते हैं। पूर्वोत्तर बोलते हैं इसे, है ना? तो हम इसे बोलेंगे ईस्ट में है, तो गारो खासी ईस्ट में है, तो पहला हो जाएगा आंसर। तो कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी ही तो सही हो जाएगा, पहला। क्लियर? उसके बाद बताइए, केटू आपका बहुत ही अंत में बताया जाता है। केटू का समय जो है 4th नंबर पे आता है। केटू कहाँ है बता दीजिए? तो केटू जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जो कि लद्दाख का हिस्सा भी हो गया है, जो कि काराकोरम रेंज में स्थित है। केटू ये हम जानते हैं, और ये सबसे पश्चिमी चोटी है, ये वेस्ट वाली केटू हम जानते हैं। कामेट जो है उत्तराखंड में स्थित है, ये हम जानते हैं। कामेट नंदन देवी से थोड़ा सा पश्चिम में है, इसलिए। और नंदा देवी जो है उत्तराखंड में स्थित है, और गढ़वा हिमालय की जो है एक प्रमुख चोटी मानी जाती है। और गारो हिल्स तो हम जानते हैं मेघालय का है और सबसे पूरब में है, तो यही आंसर हो गया। क्लियर? चलिए 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वें प्रश्न को ध्यान से सुनिए और बताइए कि इसमें आंसर क्या होगा। 11वां प्रश्न है कि भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव मतलब कमी के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो योग्यता के अभाव में बताइए कौन सा कथन जो है सत्य होगा। तो देखिए, इसमें से देखा जाए तो आपको यही बताना होगा कि शैक्षणिक योग्यता के अभाव का तात्पर्य है कि चुनाव लड़ने के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है। ये भी बात आप सुन लीजिए। समझ गए? अगर मान लीजिए कि देखिए वंचित तो करना है नहीं, तो उपरोक्त में से क्या होगा? एक से अधिक होगा। तो ये आंसर आप छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई मायने नहीं रखता। ऐसा सवाल आपको बहुत रेयर पूछेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान देना होगा कि ये 12वां प्रश्न है, ठीक है? ये क्या है? 12वां प्रश्न है। तो 12वां प्रश्न को ध्यान में रखते हुए चलेंगे कि ये मिट चुका है 12वां प्रश्न कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत के राष्ट्रपति पर जो ध्यान देना होगा, वो कैसे ध्यान देंगे बताइए? तो हम बताएँगे कि भाई यहाँ पे जो भारत के संविधान है, संविधान के 53 मतलब 53 में उल्लेख है, मतलब आर्टिकल 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। एकदम सही बात है। एकदम निहित होगा तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 यही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो 1 तो सही होगा। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे। ये भी बात सही है, तो 1 और 2 सही है। लेकिन तीसरा जो है गलत है। क्यों? क्योंकि 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता, 61 पे महाभियोग लगता है। तो क्लियर हो गया ना? तो 1 से 2 सही है। और याद रखिएगा मेरा आर्टिकल 1 से लेके 395 मतलब 395 तक हूबहू पढ़ा चुका हूँ। आप जाके देखिए, वो भी एमसीक्यू फॉर्मेट में तैयार किया है मैंने। और स्पेशली मैंने क्या, वो भी सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी का वन लाइनर जो है ना, उससे पढ़ाया हुआ है। वो भी किरण प्रकाशन का। देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए आगे चलें। आगे बात करते हैं 13वें प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त हैं, मतलब प्रदत्त की गई है बताइए। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदत्त की गई है बता दीजिए। तो हम बताएंगे 5 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदत्त की गई है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। और 5 प्रकार की है तो कौन कौन है बता दीजिए। तो हम बताएंगे कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म। देखिए स्वतंत्रता का विचार तो पहला हो गया, अभिव्यक्ति दूसरा हो गया, विश्वास तीसरा, धर्म चौथा, उपासना पांचवा हो गया। समझ गए? ये सभी नागरिक को समर्पित है। आगे चले। चलिए 14 प्रश्न आ चुके हैं और यहाँ पे मिलान करना है आपको। मिलान कैसे करेगा? देखकर। कैसे देखकर? तो ये समझिए। तो सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। इसमें सही बताना है, संवैधानिक प्रावधान बताना है और स्रोत बताना है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार हमारा लिया गया है अमेरिका का अधिकार से पत्र से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। तो हो गया ए के 4। तो ए के 4 कहाँ है जी? ए के 4 बताइए। तो ए के 4 यहाँ है, ए और बी में है, तो ये तो काट दीजिए। ठीक है। अब राज्य के नीति निर्देशक ये हम जानते हैं बहुत अच्छा से, आयरिश संविधान से, आयरलैंड से, है ना?
तो बी का 3 हो गया जी, तो ये भी कट गया जी। तो यही आंसर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, है ना? अब बताइए संसदीय सरकार कहाँ से लिया जाएगा? तो संसदीय सरकार जो है वो होगा ब्रिटिश संविधान से और केंद्र राज्य संबंध अगर पूछे तो कनाडा से लेंगे, एकदम क्लियर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए 15वां प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। कैसे समझिएगा तो सुनिए। उत्पादन संबंध प्रोत्साहन जिसे हम पीएलआई पीएलआई का नाम सुने होंगे, योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें विचार करने से पहले आपको यही समझना है कि पीएलआई क्या है। तो देखिए पीएलआई की हम बात करेंगे तो इसके लिए हमको ध्यान देना क्या होगा कि ऑप्शन नंबर 2 देखिए मतलब क्वेश्चन को 2 देखिए कि इस योजना में आवेदकों को जो है 2 श्रेणियां हैं, ठीक है? 2 श्रेणियां हैं और वैश्विक कंपनियों और घरेलू कंपनियां हैं। यही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको यहाँ पे उपरोक्त में से नीचे पढ़िएगा ना तो उपरोक्त में से कथन गलत बताना है। मतलब ये कथन गलत है। 2 श्रेणी में कौन-सा बाँटेगा भाई? कोई ऐसा तुक नहीं है। तो ये तो गलत हो गए, है कि नहीं? गलत हो गए। तो 2 गलत हो गया। तो देखिए 2 गलत जो होता है वो बी और डी में है। तो 2 गलत है मतलब 1 सही है। कैसे? यह योजना घरेलू विनिर्माण का बढ़ावा देने और मोबाइल फ़ोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन को पेशकश करती है। मतलब पीएएल जो है पीएलआई जो है ये मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक पे ध्यान दिया है, मोबाइल के निर्माण पे ध्यान दिया है। इससे कई लोगों को फ़ायदा हुआ है, घरेलू, बाहरी दोनों को याद रखिएगा। इसलिए श्रेणी में नहीं रखा गया है इसलिए ये गलत है और गलत है तो सही है 2 1 सही है इसलिए गलत है। अब तीसरे की बात करें, यह योजना पत्र कंपनी का 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित की जाती है। यह भी गलत है क्योंकि ऐसा कुछ रूल नहीं है, तो 2 और 3 गलत है क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका गलत होगा। ठीक है? गलत पूछ रहा है तो गलत होगा 2 और 3। लेकिन सही कौन है? 1 और 4 क्योंकि पीएल जो है आई इसके तहत लक्ष्य श्रेणी रखा गया जैसे लैपटॉप, टैब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है सारा है। क्लियर होगा? चलिए 16वें प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न को ध्यान दीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी का आमतौर पर मतलब है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी बता दीजिए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी अगर बताना है तो सोच समझ के बताइएगा। बताइए। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी तो प्रच्छन्न बेरोजगारी के लिए ऑप्शन नंबर सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। श्रम की मतलब जो मौसमी बेरोजगारी पाई गई है ना उसकी बात कही गई है। इसी की तरह ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य रूप से मौसमी बेरोजगारी पाई गई है। इसी में जो है कृषि कार्य जो वर्ष में महीने में होते हैं उसी स्थिति को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में हम कहेंगे जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, है ना? तो ये ग्रामीण और मौसमी जो हम लोग को हानि होता है उसके कारण हम बेरोजगारी मानते हैं। तो ये सब बातें ध्यान रखना होगा। प्रच्छन्न उसी को कहते हैं। क्षणिक रूप से मतलब हमको जो है सुख मिलता है फिर मौसम ऐसा आता है खराब हो जाता है फसल, बेकार हो जाता है। तो बहुत तरह से कारण है जोड़ सकते हैं। 17वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ हैं? तो निम्नलिखित में से कौन-सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ हैं? बता दीजिए। इस ऑप्शन के हिसाब से पढ़िए और प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट कीजिए। 17वां प्रश्न का तो निम्नलिखित में से कौन-सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 17वां प्रश्न यही बताता है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन कर किसके लिए उत्पादन करना है, ये सब शब्दों का बात करता है। यही हमारा केंद्रीय समस्या है। तो ये क्वेश्चन को क्या है कि हम जब इकोनॉमिक्स जो पढ़ाए हैं एनसीईआरटी का महेश वर्णवाल का वो जाके आप देख लीजिए क्योंकि इकोनॉमिक्स को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े, जहाँ नहीं समझ में आता वो नलेन अकाडमी के पास आइए, समझ में आएगा। ये नलेन अकाडमी वादा करता है, बच्चे से बच्चे तरह से समझाता हूँ, हाई लेवल से हाई लेवल, आप बस आइए। और देखिए, मैं ये नहीं बोलता क्योंकि आपका देखना, आपका वीडियो देखना, आपका फ़ायदा होना मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है क्योंकि आप हैं, तभी हम हैं, अन्यथा नलिन अकाडमी नहीं है। चलिए, 98वें प्रश्न की बात करें, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, उसकी बताइए। तो भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है, क्यों? बता दीजिए प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो हम भारत को एक अल्प विकसित या विकासशील देश मानने जाते हैं। ये हम जानते हैं भाई अल्प विकसित कहिए, विकासशील देश कहिए। मुख्य कारणों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि शामिल है इसमें, एकदम सही है। जो प्रति व्यक्ति संसाधनों की उपलब्धता को कम करता है, ये भी सही है। तो हम देखिए, यहाँ पे क्या है कि तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि के कारण है, ये भी है। इसलिए हम अल्प विकसित देश के रूप में जानते हैं। तो चलिए दूसरा प्रश्न आपका 2 सही है, मतलब ये लगा दिया मैंने, नहीं 2 सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसमें देखते हैं अब देखिए यहाँ पे कृषि और अधिक मतलब कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण भी है हमारे भारत, एकदम सही है, ये भी सही है।
औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण तो औद्योगिक हमारे क्या थोड़ा-सा मंद गति में है। तो ये भी कारण है, तो 2, 3, 4 तो ये हमारा डी आंसर आपका सही है। एक कोई मतलब नहीं है। अगर बात करें 19वां प्रश्न का, 19वां प्रश्न को ध्यान से देखिए। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्षर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स ठीक है, वर्डेन कहा जाता है। यह किसके मतलब किसने कहा था? बताइए। व्हाइट मैन्स वर्डेन कहा जाता है, यह किसने कहा था? बताइए। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वेडन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सॉरी, किसने कहा था? बताइए। फिर से कर देता हूँ, ये उचित नहीं है। चलिए 19वां प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा क्योंकि हमको 100 क्वेश्चन करने हैं और फटाफट करने हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्षर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डेन कहा जाता है। यह किसने कहा था? यही पूछ रहा है आपसे। बताइए प्लीज कमेंट कीजिए। तो हम बताएंगे इसका आंसर का जवाब बहुत ही अच्छे और सटीक जवाब देंगे। उसका है ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा के अनुसार कहा गया है। कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात सही है, समुचित है। चलिए, अगर मैं बात करूं 20वें प्रश्न का, 20वां प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? बताइए। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया क्या शुरुआत करने वाले हमारे और कोई नहीं, महात्मा गांधी जी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21वां प्रश्न की बात करें, 21 प्रश्न है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1946 के अंतरिम सरकार के दौरान कौन सा पोर्टफोलियो संभाला था? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1946 के अंतरिम सरकार के दौरान कौन सा पोर्टफोलियो संभाला था? बताइए। 21 का आंसर का जवाब दीजिए। तो वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, खाद्य और कृषि पर ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर सी, खाद्य और कृषि पर ध्यान दिया था। अगर मैं बात करूँ 22 क्वेश्चन नंबर का, 22 क्वेश्चन नंबर का बताइए क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? बताइए। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? कौन किया था गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार? बता दीजिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का तो वो और कोई नहीं, करने वाले और नहीं थे, वो थे ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस ने किया था। कौन किया था? कांग्रेस ने विरोध किया था, बहिष्कार कर दिया था। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। 23 क्वेश्चन नंबर की बात करें, अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? 1919 में कौन सी ऐसी घटना हुई थी जिसमें भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? प्लीज कमेंट करेंगे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जिसके कारण हम लोग को बहुत बड़ा सदमा लगा था। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24वां प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। क्या समझेंगे? तो सुनिए। 24वां प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष के संबंध में मतलब भारतीय स्वतंत्रता का जो संघर्ष हुआ था उससे संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मतलब विचार करना है। ठीक है? और इन्हें घटित वर्षों के अनुसार व्यवस्थित कर उपरोक्त सही विकल्प चुना। मतलब आपको अपने मन से उनको डेट मेंशन करना होगा, समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भर्ती जो हुए थे, भर्ती से आम जनता की जो कठिनाइयाँ हुई थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, ये बात है। ठीक है? सामना करना पड़ा था। लेकिन अब बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? डेट याद रखिएगा तभी तो मिला पाइएगा। तो डेट इसका जो है 1914 से लेके 18 बताया जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का बताया जाता है। चलिए, अब जलियांवाला बाग हत्याकांड का बताइए तो कब हुआ था? तो ये भी हम जानते हैं 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 हम जानते हैं। गांधी जी द्वारा जो देशव्यापी जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आया था, तो जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था, उससे पहले रॉलेट एक्ट आया था, लेकिन ये भी 1919 में आया था। ठीक है? 1919 में आया था। तो 1919 में आया था अगर रॉलेट एक्ट, तभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा। ठीक है? और फिर उसके बाद आया था ओटोमन साम्राज्य की समाप्त करने के पश्चात
जो है शुरू हुआ था तो शुरू होने का खिलाफत आंदोलन जिसे कहते हैं। तो खिलाफत आंदोलन जो हुआ था, ये हुआ था 1919 में ही, लेकिन 1919 से लेके 24 तक चला था। ठीक है? खिलाफत आंदोलन। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा 1919 से 24 तक। तो आगे सबसे पहले आया प्रथम विश्व युद्ध, तो पहला होगा। उसके बाद दूसरा नहीं आएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड होने से पहले रॉलेट एक्ट आएगा, मतलब तीसरा आएगा। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड होगा, क्योंकि इसी के विरोध में उधर होता है। और फिर चौथा हो जाएगा आपका खिलाफत आंदोलन, तो ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही हो जाएगा। चलिए ये क्लियर हो गए। अगर मान लीजिए 25वां प्रश्न की बात करें, 25वां प्रश्न है उन 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, ये हम जानते हैं। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन अब जब कांग्रेस लीग समझौता हो रहा था, उस समय अध्यक्ष कौन थे ये पूछ रहा है आपसे। तो उस समय बताइए 1916 के लखनऊ समझौता में कौन थे? तो हम बताएँगे भाई अंबिका चरण मजूमदार जी थे। तो अंबिका चरण मजूमदार कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, यही सही होगा। तो लखनऊ अधिवेशन का जो 1916 में जो सत्र चला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें अध्यक्ष अंबिका चरण मौजूदा थे। चलिए 26वां प्रश्न को ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि निम्न में से कौन-सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? बताइए निम्नलिखित में से कौन-सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ये बता दीजिए, तो हम समझ जाएँगे कि आपको आता है। क्यों? क्योंकि इसमें चलिए बता देते हैं कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी देखिए, अधिकारियों की अक्षमता के कारण ये जो है आपका विरोधी बनाने का कारण नहीं था। कारण क्या था? ईसाई धर्म फैलाने की कंपनी में अधिकारों का प्रयास करना, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश भत्ते की रोकथाम कर देना, पैसा नहीं दे रहा है। उपरोक्त में से कोई उपयुक्त नहीं है, इसमें से अधिक ये तो हटा दीजिए। मतलब दोनों कारण हैं, लेकिन तीसरा कारण नहीं था, इसमें कोई कारण नहीं था कि क्रांति हो सकता है। ठीक है? विद्रोह हो सकता है, सिपाही विद्रोह, लेकिन ये दोनों के कारण विद्रोह तो होगा ही। तो ये हो गया आपका आंसर सी, नहीं पूछ रहा था। 27वां प्रश्न बताइए। 27वां प्रश्न बताएँगे। 27वां प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? बताइए। तो करने वाले और कोई नहीं थे, हमारे बहुत ही अच्छे सरस्वती जी थे। सरस्वती जी थे, इसलिए उनके शब्दों का विचार आता है। मतलब कि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, वो करने वाले और कोई नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे, वो सही लगाएँगे। अगर मान लीजिए 28वां प्रश्न है निम्नलिखित में से नहीं, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। अब समाचार पत्र मतलब संपादक को बताइए कि समाचार पत्र कौन संपादक लिखे हैं? बताना है, बताइए। फ्री हिंदुस्तान के अगर शब्द की बात करें, बाहरी आवाज़ को इग्नोर करना होगा आपको। बताइए फ्री हिंदुस्तान शब्द अगर आपके स्क्रीन पर आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो फ्री हिंदुस्तान की हम बात करें 8 का जवाब दीजिए। तो फ्री हिंदुस्तान का संपादक हमारे तारकनाथ दास थे। तो तारकनाथ दास कहाँ हैं? तो आपके ऑप्शन नंबर डी में हैं। 1 का डी कहाँ है? यहाँ है। मतलब ये तो कट गया। मतलब बी और डी में आपको बताना है। अब ओपिनियन इंडियन ओपिनियन के बता दीजिए। तो इसके हमारे महात्मा गांधी जी थे, ए होंगे। तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि फिर आएगा वॉइस ऑफ इंडिया। वॉइस ऑफ इंडिया का दादा भाई नौरोजी। अब बंगाली अगर पूछे तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यही थे समाचार पत्र के संपादक। 29वां प्रश्न की बात करें, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ? बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन उस समय वायसराय था जो कि भारतीय जो थे उसमें राय बहादुर, खान बहादुर उपाधि देने लगे? बताइए कौन वायसराय था उस समय? बताइए। प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो उस समय जो थे वो था लॉर्ड लिटन था। कौन था? लॉर्ड लिटन। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न है बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में बम्बई को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया गया था। उस राजकुमार का नाम क्या था बता दीजिए, जिसने मुंबई को कब्जा करने के लिए विवाह किया था, वो भी पुर्तगाली राजकुमारी से। बताइए। तो इंग्लैंड का जो राजकुमार था उसका नाम था चार्ल्स प्रथम कि द्वितीय? तृतीय बता दीजिए। तो ये बताएँगे चार्ल्स द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलें। 31वां प्रश्न क्या है? इनमें से किसने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागा नागालपुरम, ठीक है, नागालपुरम
की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की? नगाल नहीं, नगालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती का स्थापना किए थे। कौन किए थे बता दीजिए? विजयनगर के पास है। वो करने वाले और कोई नहीं, कृष्णदेव राय थे। समझ गए? कौन थे? कृष्णदेव राय। ये अपनी माँ के नाम पर एक छोटा-सा बस्ती बसाए थे। 32 क्वेश्चन नंबर का बात है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपनी शीर्ष बिंदु पर थी? तो मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? बता दीजिए। तो हुमायूँ, अकबर, जहांगीर। तो अकबर के समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जहांगीर के समय भी मान सकते हैं। तो अकबर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम बताएँगे उपरोक्त में से सही तो होना चाहिए, लेकिन अब इस पॉइंट ऑफ से देखना है कि क्या सही होगा। तो हम बताएँगे भाई सबसे बढ़िया हम अकबर तो इसको बना के नींव रख दिया, ठीक है? लेकिन चित्रकला की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? चित्रकला की। तो चित्रकला की बात हो रही है तो जहांगीर को टिक लगाइएगा। क्यों? क्योंकि अकबर जो था वो उस समय जो है नवरत्न की बात करता है। यहाँ पे चित्रकला में हमारा जहांगीर आगे था, ठीक है? जहांगीर ये सब तो कब्ज़ा कर कर के खा गया इंडिया को। चलिए कोई बात नहीं। तारीख़-ए फ़िरोज़ शाही किसने लिखी? तो तारीख़-ए फ़िरोज़ शाही किसने लिखी ये बता दीजिए। तारीख़-ए फ़िरोज़ शाही की अगर बात करेंगे तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो पुस्तक है उसे ज़िया-उद-दीन वर्नी के द्वारा लिखा गया था। तो ज़िया-उद-दीन वर्नी, वर्नी नाम ही है पूरा। ज़िया-उद-दीन पूरा नाम कर दिया है, वर्नी ऐसे बोल दीजिए शॉर्ट में, वर्नी लिखा है। 34वाँ प्रश्न है किस स्थान पर इल्तुतमिश ने गजनी के ताजुद्दीन यलदौज को जो है बुरी तरह पराजित किया एवं बंदी बना लिया? बताइए, किस स्थान पे कौन-सा ऐसा स्थान है जिसमें इल्तुतमिश जो है गजनी का जो ताजुद्दीन एल्दौज है उसको हराया था बुरी तरह से? कौन-सा स्थान है बताइए? तराइन है क्या? प्लीज़ कमेंट करेंगे 34वाँ प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ये है तराइन, ठीक है? तराइन में, जो कि 1215 में बुरी तरह से हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध बोल सकते हैं आप इसे, ठीक है? चलिए। प्रथम और द्वितीय तो जानबे करते हैं। 35वाँ प्रश्न है विक्रमशिला। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी बोल सकते हैं। शिक्षा केंद्र की स्थापना जो स्थापना हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे? ये पूछ रहा है आपसे। तो उसके संस्थापक के नाम पूछ रहा है आपसे। बताइए 35 का नाम बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल जी थे। अच्छा 36 की बात करें, 36 जो है अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करें। तो अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार अगर करना है तो हमें आंसर का जवाब यही लगाएँगे कि उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। क्यों होगा? बता दीजिए। तो अमर को कोश के अनुसार अगर देखें तो उर्वरक की उपज भूमि में मरु मतलब होता है रेगिस्तान। ठीक है? मरु मतलब होता है रेगिस्तान। तो ये सही है। अब उर्वरक का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। ये भी सही होता है ना? तो एक से अधिक हो गया। तो इसमें मिलान क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उपरोक्त में से एक से अधिक लगा दीजिए। ठीक है? सद्वला, सद्वला क्या होता है? भूमि। देव देवमातृत्व, देवमातृत्व क्या होता है? ऐसे शब्द जो है आपको अलग-अलग ढंग से आएगा। तो घास वाली भूमि को शदाल बोलते हैं, ठीक है? घास वाली भूमि को सदाबला बोलते हैं और देवमातृ को वर्षा से संचित, यही कहते हैं। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर है गंधार कला शैली समन्वय है। तो गंधार कला शैली समन्वय जो है वो बताइए। तो गंधार जो कला शैली है वो हमारा भारतीय और ग्रीक का कला का मिश्रण है, ये हम जानते हैं। जिसे ग्रीको रोमन या ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है, ये हम जानते हैं। तो भारतीय और ग्रीक कला से मिला हुआ है। ये हो गए। चलिए 38 38 क्या है? ध्यान से सुनिएगा। 38 है कि सही कथन चुनना है। सही कथन चुनना है तो आर्यभट्ट एक गणितीय ग्रंथ है। क्या ये बात सत्य है? तो सही कथन चुनना है तो यही सही है आपको आर्यभट्टीय जो है एक गणितीय ग्रंथ है, याद रखिएगा। आर्यभट्टीय गणितीय ग्रंथ है जो कि गणित और खगोल शास्त्र को लिखे थे आर्यभट्ट जी, इसीलिए नाम रखा गया है, ठीक है। लीलावती ग्रंथ जो है वो भास्कराचार्य द्वितीय द्वारा लिखा गया है, ये भी एक तरह से याद रखिएगा, लेकिन ब्रह्मकृति है, ये गलत है। पंचसिद्धि सिद्धांतिका जो है 7वीं सदी का ग्रंथ है, ये बात सत्य है क्या? बताइए तो? तो नहीं, ये 7वीं नहीं 6ठी सदी का है, जो कि बारहमिहिर जी लिखे हैं, वराहमिहिर जी लिखे हैं, याद रखिएगा। गणित संग्रह जो है, ये महावीर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, महावीर द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। इस ग्रंथ में शून्य को एक संख्या के रूप में माना गया है। शून्य को संख्या के रूप में, संख्या नहीं माना गया नहीं, शून्य को एक संख्या के रूप में, एक संख्या के रूप में माना गया है। तो ये बात सही है। तो इसमें सब गलत थे, ऑप्शन नंबर ए सही है, याद रखिएगा। अब 39वां प्रश्न अगर पूछते आपसे, क्या पूछे 39वां प्रश्न? अशोक को बुद्ध धर्म में दीक्षित
करने का श्रेय किसे है? बताइए। तो अशोक को बुद्ध का ज्ञान कब मिला? कौन दिया? बता सकते हैं? तो इसमें जो है उपगुप्त का नाम आता है। ठीक है? उपगुप्त जो हैं ये सही हैं, याद रखिएगा। दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को दीपवंश और महावंश एक है, उसके अनुसार अशोक को बुद्ध में जो बुद्ध धर्म की दीक्षा मिली थी और उसमें जो दिए देने वाले थे, वो मोगली पुत्र तिष से प्रभावित हुए थे। लेकिन इनके गुरु के रूप में अगर बताया जाए तो उपगुप्त जो थे, या देखिए श्रेय जाता है दीक्षा देने का। तिस तिस जो थे मोगली पुत्र तिस से उनसे क्या है कि उनसे प्रभावित हुए थे और उपगुप्त इनके श्रेय दिए थे, ज्ञान दिए थे। 40वां प्रश्न, दोनों ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा मिलन सही है? तो कौन-सा मिलन सही है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो मिलन जो है महाजनपद से है ना? महाजनपद मैंने स्पेशली पढ़ा है इसके बारे में। अब बताइए, तो महाजनपद से है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो प्राचीन भारत के 16 महाजनपद थे, ये हम जानते हैं, जिसमें से हमको मिलाना है तो अंग का जो है हम बताएँगे चंपा। अंग का चंपा बता देंगे, ये सही है। तो 1 का 3 होगा, ये हम जानते हैं। तो 1 का 3 कहाँ है? 3 यहाँ है। चलिए, ठीक है? और काशी का बताइए, काशी, 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 काशी का हम बताएँगे वाराणसी, काशी, वाराणसी ये जानते हैं, तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा क्योंकि कौशल का कौशाम्बी और वस्त का श्रीवस्ती, है ना? वत्स का श्रीवस्ती, ये आंसर होगा। चलिए आगे चलेंगे। हम लोग 41 क्वेश्चन नंबर है, वैशाली प्रसिद्ध है क्योंकि वैशाली क्यों प्रसिद्ध है? बताइए 41 का सवाल दीजिए। तो वैशाली हमारे बिहार का प्रसिद्ध है, ये हम जानते हैं, बिहार में है। ये भगवान महावीर का जन्मभूमि है और मतलब बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा तीर्थ स्थल भी है, ये भी जानते हैं। बुद्ध जो है यहाँ पे 3 बार आ चुके हैं, ये आप जानते हैं वैशाली में, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा। और वैशाली और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे महावीर का जन्म स्थान है, याद रखिएगा। यहाँ पे बौद्ध स्थल भी है, समझ गए? बौद्ध विश्वविद्यालय नहीं, याद रखिएगा। चलिए 42 का आंसर का जवाब दीजिए, 42 आंसर का जवाब दीजिए, आ चुके हैं। 42 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समान नहीं है? तो बौद्ध और धर्म दोनों समान नहीं मानते हैं, कौन-सा ऐसा धर्म है? मतलब कौन-सा ऐसा बात है जो कि मानते नहीं हैं? तो दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या, अति संयम मतलब संयम आवश्यक है। क्या ये बात सत्य है? फिर से कर देता हूँ। 42 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जो है बौद्ध एवं जैन धर्म में समान नहीं है, मतलब समान रूप से नहीं माना जाता है। बताइए। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए। 42 का आंसर का जवाब आपके सामने, आपके पास है। तो इसका जवाब दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ही मोक्ष हेतु कठोर तपस्या, अति संयम आवश्यक है, इसे मानते नहीं। ऐसा कुछ है नहीं। जैन धर्म में थोड़ा हार्ड है, लेकिन बौद्ध में ऐसा हार्ड तपस्या नहीं है। क्लियर हो गया। चलिए, आगे बात करते हैं 43 का आंसर का जवाब देंगे कि और सब सही है? ठीक है। ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संकलन अगर बोले तो 1028 है, मतलब 1028 बता दीजिएगा। तो 1028 है। अगर मान लीजिए 10,580 क्या है? ऋचाएँ हैं, याद रखिएगा। मंडल बताइए 10 मंडल हैं, है ना? चलिए, आगे चलेंगे और बताएँगे 44 44 है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन-सा कथन असत्य है? तो सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य कथन बताइए। 44 का आंसर का जवाब दीजिए। तो लो लोग जो हैं लोहे से परिचित थे, यही गलत है। क्योंकि लोग लोहे से उस समय परिचित नहीं थे और सब चीज़ से थे लेकिन लोहे से नहीं थे। अभी तक मिला नहीं है, अगर मिल जाएगा तो वो उससे भी हो जाएँगे। 45वाँ प्रश्न, हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का पुरातात्विक स्थल कौन-सा है? हरियाणा में जो हड़प्पा है संस्कृति है, उसमें राखी गढ़ी का नाम बहुत आया होगा, फ़ेमस है राखी गढ़ी, है ना? तो ऑप्शन नंबर बी। मैंने इसका एआई शॉर्ट वीडियो भी डाला है, राखी गढ़ी कैसा लगता है देखिए, खोज के अनुसार। चलिए, राखी गढ़ी अभी मिला है हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पे, सिंधु से भी ज़्यादा बड़ा माना जा रहा है। चीनी यात्री सुंग यून, ठीक है, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत यात्रा की थी। तो चीनी यात्री जो सुंग यून है, भारत की यात्रा किए थे, लेकिन कब किया था ये बता दीजिए। तो आपसे पूछेगा तो हमको बता देना है भाई 518 ईसा से लेके 522 ईसा के बीच यात्रा किया था। 518 से लेके 520 तो 515 से 520 मानिएगा क्योंकि 518 नहीं है। ठीक है? 515 से 520 मानिएगा। 47वाँ प्रश्न है कि बिहार में जो सूची 1 है खनिज के मामले में और सूची 2 में जो प्राप्त स्थान है वो पूछना है और यहाँ पे सही उत्तर का मिलान करना है। जैसे अवरक, अवरक बिहार के कौन से क्षेत्र में आपको मिलेगा? कौन से जिला में मिलेगा? बता दीजिए। तो बिहार की अगर बात करें हम लोग ओडिशा का तो अवरक जो है गया में है आपका इम्पोर्टेंट, गया क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो 1 का 2 होगा, तो 1 का 2 कहाँ है? यहाँ पे 2 है तो ऑप्शन नंबर सी यही सही होगा क्योंकि स्वर्ण जो है आपको मुंगेर में मिलेगा स्वर्ण और डोलोमाइट जो है आपका खनिज जो है आपको मिलेगा
रोहतास में और पेट्रोलियम जो है किशनगंज में मिलता है, याद रखिएगा। अभी भी हमारे के यहाँ खनिज है बहुत सारा। 48 का आंसर का जवाब दीजिए। भारत में गेहूँ उत्पादन में बिहार का स्थान कौन-सा है? तो भारत में अगर गेहूँ उत्पादन में अगर बिहार का स्थान पूछे आपसे, तो क्या बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर सी छठा बता देना है। छठा स्थान है भारत गेहूँ का। 49 प्रश्न क्या है बता दीजिए? 49 प्रश्न बता देंगे। ऐसे राज्य में पूछा जाए तो बिहार के अलावा अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, ये सब गेहूँ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बिहार का स्थान जो है 7वाँ है, याद रखिएगा। और बिहार में रोहतास, कैमूर, पश्चिम चंपारण जिले में सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन होता है, बस ये भी जान लीजिए। अब बताइए कि निम्न में से बिहार में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन-सी है? तो सबसे नदी घाटी सोन नदी घाटी परियोजना जो है भारत के बिहार राज्य में जो है निर्मित सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना है, याद रखिएगा, जो कि सिंचाई और बाढ़ के लिए नियंत्रित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आपका सही होगा, ये हम जानते हैं। 50 प्रश्न आ चुके हैं। 50 प्रश्न है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन-सी बिहार से होकर गुजरती है? कौन-सी बिहार से होकर गुजरती है बताइए? तो 86 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है बिहार से, याद रखिएगा 86 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो लगाएँगे वो सही लगा देंगे। चलिए 51 51 क्वेश्चन नंबर है बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? बताइए। बताइए प्लीज कमेंट कीजिए कि बिहार के पर्यटन स्थलों में से कौन सा ऐसा स्थल है जो कि हमारे लिए प्रसिद्ध है, तो वो बता दीजिए। इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है सही। ककोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, एकदम सही है, इसमें सोचना ही नहीं है। भीमबांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, एकदम ये भी सही है। बिहार का कर्ण कर्नडा कुंड जो है भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, तो ये भी सही है। 1 2 3 सही है, लेकिन चौथा सही नहीं है। जैन मंदिर संग्रहालय ये अच्छा नहीं है। वरियन वरियंतन एक जैन मंदिर है, ठीक है? ये मंदिर है, संग्रहालय नहीं है, ठीक है? वरियंतन, ये ध्यान रखना होगा। चलिए 52 क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन नंबर है बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातों उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। बताइए, बिहार की उस योजना का नाम बताइए जो निर्यातों उन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो कौन सा देती है बता दीजिए। 52 का आंसर का जवाब देंगे तो वो देंगे आईआईडी। आईआईडी दीजिएगा, मतलब बिहार में इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसी को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 53 क्वेश्चन नंबर की बात करें। 53 है लेंस की शक्ति मापी जाती है। तो लेंस की शक्ति जो मापी जाती है वो कैसे मापी जाती है? तो डायोप्टर से जाती है, डायोप्टर, याद रखिएगा। 54 प्रश्न क्वेश्चन है कि दो गोलियों जो है, मतलब दो गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से 36 दिशा में दागी जाती है, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी? बताइए। मतलब दो गोली आपको एक साथ दिया जाए और एक ही स्थान पर भेजना है, लेकिन अलग अलग गति में क्षैतिज होती है, ठीक है? क्षैतिज दिशा में दागना है, एक इधर तो एक इधर, और कौन सी गोली दागी जाएगी, मतलब कौन सा पहले जाएगा, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो हम बताएंगे भाई ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक साथ भेजेगी। अब जिधर भेजिए एक साथ भेज रहा है तो दोनों एक ही जगह जाएगी ना। चलिए, अगर 55 प्रश्न है प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश तरंगे जो है किस प्रकार की तरंगे होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। ऑप्शन नंबर सी ये भी सही है। 56 क्वेश्चन नंबर 56 क्वेश्चन नंबर है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ रंग है, एक तरफ संयोजन है, मिलाया जाता है, किससे कौन सा रंग बना है? जैसे मैजेंटा, मैजेंटा में कौन सा रंग होता है बता दीजिए। तो लाल और नीला होता है। तो लाल और नीला कहाँ है? लाल और नीला, ये ऑप्शन नंबर 2। तो ए का 2 कहाँ है? तो ए का 2 यहाँ है, लेकिन और सब में नहीं है, तो काट दीजिए। अब तिल, तिल में कौन सा मिलाया हुआ है बताइए। तो तिल बनता है नीला हरा सफेद। तो नीला हरा सफेद कहाँ है? 4 में। तो 2 के बाद 4, तो ये भी 2 के बाद ये भी 4 है। मॉब, मॉब में कौन-कौन सा है बता दीजिए। तो नीला, हरा, सफेद। तो नीला, हरा, सफेद कहाँ है? यहाँ है।
ठीक है? तो नीला, हरा, सफ़ेद या अगर बोले तो मौव और टील में पूछे नीला, लाल, सफ़ेद हो जाएगा, याद रखिएगा। तो कहाँ पे 3 यहाँ है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है क्योंकि सियान में हरा और नीला है। क्लियर हो गया? चलिए 57 क्वेश्चन नंबर 57 है कि किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो किस पे निर्भर करेगी बता दीजिए। तो निर्भर करने की अगर बात करेंगे हम लोग तो 57 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए तापमान पर टेम्परेचर पर। है ना? किस पे? टेम्परेचर पर मतलब चालक की प्रतिरोधकता मुख्यतः 2 कारकों पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए 58 प्रश्न की बात करें तो बर्फ का गलनांक है, तो बर्फ का गलनांक अगर पूछे तो बताइए। तो बर्फ का गलनांक जो होता है 58 का वो है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से 1 से अधिक, है ना? अब 1 से अधिक है मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तो है ही और 273.15 केल्विन होता है, याद रखिएगा। तो ये दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। अगर मान लीजिए 59 सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होगा? प्लीज़ कमेंट करिएगा। बता दीजिए 59 का तो ऑप्शन नंबर डी प्लाज़्मा में होता है। चलिए 60वाँ प्रश्न क्या है? 60वाँ प्रश्न है किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो किस अम्ल से दूध में खट्टापन होगा? बता दीजिए। तो हम बताएँगे ये जो दूध में खट्टापन होता है ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 61 क्वेश्चन नंबर है कांसा का मिश्रण है, तो कांसा का मिश्रण क्या है बता दीजिए 61 का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कांसा में जो है मिश्र धातु है तो उसमें टीन और तांबा का मिलन होगा। तो टीन और तांबा कहाँ है? तांबा तो है नहीं। तांबा को क्या बोलते हैं? टीन और तांबा तो है नहीं, यहाँ पे गड़बड़ बात है। तो टीन और तांबा को कॉपर भी बोलते हैं, तो कॉपर प्लस टीन बता दीजिए। क्लियर हो गए? चलिए 62 की बात करें। 62 है हाइड्रोजन को जल जलाने से क्या बनेगा? हाँ, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? क्या बनेगा? ये बनेगा पानी बनेगा, H2O बनेगा। क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तभी तो जलता है ना। समझ गया? तो पानी हो गया। 63 क्वेश्चन नंबर वाणिज्य उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व हैं? 3 प्राथमिक। तो कार्बोहाइड्रेट तो मेरा पोषक तत्व में माना जाता है कि नहीं? बताइए। माना जाता है ना? लेकिन अगर बात करें हम लोग रासायनिक उर्वरक में देखा जाए केमिकल रूप से तो सर्वाधिक उपयोगी 3 हैं, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस है। समझ गए? तो नाइट्रोजन जो है फास्फोरस और पोटेशियम ये तीनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल रूप से। वाणिज्य उपकरण के प्राथमिक अगर पूछे तो, ठीक है? ये है ऑप्शन नंबर ए। 64 की अगर बात करें तो परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है। तो काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? तो काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलेगी, बता दीजिए। तो हम अगर बात करें तो हम इसका बता देंगे कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, क्योंकि इसका कारण है कि द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होता है, इसीलिए। ठीक है? अधिक ऊर्जा द्रव्यमान की ऊर्जा से रूपांतरित होता है। 65 है कि किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। ये सब अगर आप पढ़ लिए हैं ना मेरा पढ़ाया हुआ पुराना वीडियो, तो आपको ये सब क्वेश्चन तो हम बता रहे हैं ना कि 70 प्रश्न आपके 100% आपका मेरे ही वीडियो से पढ़ के अगर जाते हैं ना जीके जीएस 70 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा बीपीएससी में। ये चैलेंज ठोक के देता है नलिनी शाह। तो किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा गया है? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो लाइसोसोम को कहा गया है कोशिका की आत्महत्या थैली। तो लाइसोसोम कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। चलिए 66 क्वेश्चन नंबर 66 है कि जिन प्रबंधन तकनीक जिसे हम पीसीआर क्या बोलते हैं? पीसीआर कहते हैं, को विकसित किया था। तो किसने किया था? पीसीआर का विकसित कौन किया है? जेनेटिक्स से संबंधित है, तो बताइए। तो हम बताएँगे इसका आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुलिस ने। क्या किया था? मुलिस ने। 67 67 को अपूर्ण कवक कहा जाता है। तो अपूर्ण कवक किसे कहा जाता है बताइए? 67 को अपूर्ण कवक। तो अपूर्ण कवक कहा जाता है ड्यूटी ड्यूटेरोमाइसीटिस को कहा जाता है। तो ड्यूटेरोमाइसीटिस को कहा जाता है, याद रखिएगा अपूर्ण कवक। अगर मान लीजिए 68 क्वेश्चन नंबर है कि सिस्टेमैटिक्स जिसे वर्गीकरण पद्धति बोलते हैं, शब्द संदर्भित करता है। तो जैसे ही वर्गीकरण पद्धति की बात होगी, तो हम इसमें दोनों समझते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है कि भाई जीवों का विविधता और उनके बीच जो संबंध है, उनके अध्ययन की बात करता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी विविधता और उनके संबंध की बात करेगा, सिस्टेमैटिक्स कहा जाता है उसी को। 69 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी मतलब मानव विज्ञान संबंधित है व्यक्ति से, उसी तरह
ऑर्नोथोलॉजी संबंधित है। तो एंथ्रोपोलॉजी जो है मानव विज्ञान है, व्यक्ति से संबंधित है। तो ऑर्नोथोलॉजी क्या है बता दीजिए? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑर्थोनोलॉजी पक्षी से है, तो पक्षी से अध्ययन से है। चलिए 70 प्रश्न बता दीजिए। 70 प्रश्न क्या है? तो एगर-एगर प्राप्त होती है। तो एगर-एगर प्राप्त होती है, ये क्या है? तो एगर-एगर या एगा-एगार, ठीक है, बोलते हैं। जैसे जलीय जैसा पदार्थ होता है, ठीक है? जिसे जेलीडियम नामक लाल शैवाल से प्राप्त होता है। तो एगर-एगर क्या है? शैवाल है। 71 71 है मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो मानव का जो स्किन है उसका अगर हमको ज्ञान लेना है तो डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, है ना? तो डर्मेटोलॉजी कहाँ है? डर्म होता है त्वचा, डर्मेटोलॉजी। 72 72 है कि मानव आँख अपने खाली जगह पर किस मतलब यहाँ पे बढ़िया से कर देता हूँ। 72 है मानव आँख अपनी खाली जगह है पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। तो किसी वस्तु की छवि बनाती है मतलब किस वस्तु की छवि बनाएँगे 72 में? तो डी रेटिना की छवि बनाती है ना? रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए 73 है आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। तो आहार नाल किसका बड़ा होता है? खाने वाला जो आहार नाल होता है किसका सबसे बड़ा आपको आहार नाल दिखेगा? शाकाहारी, मांसाहारी किसका दिखेगा बताइए तो? तो इसमें जो है जीवों के संरचना पर होता है, भोजन के प्रकार पर निर्भर होता है। जैसे मांसाहारी में आहार नाल बड़ा होगा, क्योंकि मांस पचाना होता है, तो मांसाहारी होगा, नॉर्मल बात है, शाकाहारी में थोड़ी होगा। 74 है अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है। तो अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है, क्या मिलता है बताइए? 74 का, तो हम बताएँगे डी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी और खनिज मिलता है। समझ गए? विटामिन सी, विटामिन बी तो मिलेगा ही, खनिज भी मिलेगा और मतलब मिनरल भी मिलेगा और आपको प्रोटीन भी मिलेगा। चलिए 75 प्रश्न 75 है कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है। तो एक सामान्य जो वयस्क पुरुष में होता है वो मतलब कितना हीमोग्लोबिन होता है और कितना ग्राम खून होना चाहिए? एकदम जनरल जो व्यक्ति है, एडल्ट व्यक्ति। बताइए, तो हम बताएँगे भाई 14 ग्राम प्रति 100 ग्राम रक्त, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी 14 ग्राम हीमोग्लोबिन। चलिए 76 76 है मानव शरीर में पेशियाँ या पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला संरचना को क्या कहा जाता है? मेरा बायोलॉजी का अभी भी देखे होंगे ना एनसीईआरटी का, तो आपको ये सारा क्वेश्चन चुटकी में मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है। अगर मान लीजिए पेशी को हड्डी से जोड़ना, हड्डी-हड्डी को जोड़ना रहता तो अलग होता, लेकिन पेशी को हड्डी से जोड़ना है तो टेंडन कहते हैं, जिसे कंडरा कहा जाता है। ठीक है? टेंडन को ही कंडरा कहा जाता है, तो ये कंडरा होगा। अगर हड्डी-हड्डी को जोड़ना होता तो क्या बोलते हैं? अस्थि बंधन को ही बोलते हैं लिगामेंट, है ना? चलिए 74 है कि मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? पीत रस का क्या कार्य है बताइए? तो पीत रस का कार्य हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं, वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा में विलीय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। ये सब जो है ऑप्शन नंबर ए है। तो मानव शरीर में पीत रस का क्या कार्य है? तो वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा के विलीय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। समझ गए? 78 क्वेश्चन नंबर की बात करें 78 तो रक्त कैंसर की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक है मतलब ल्यूकेमिया। ठीक है ल्यूकेमिया। तो रक्त कैंसर जिसे हम ल्यूकेमिया बोलते हैं उसके रोकथाम के लिए प्रयोग किया जा रहा है रेडियो समस्थानिक। तो कौन सा रेडियो समस्थानिक होगा? रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाएगा सोडियम या क्या किया जाएगा? तो हम बताएंगे उसके लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है जो कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। अगर बात करें H1N1 79 एच H1N1 इसके द्वारा होता है। तो H1N1 क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है? तो हम बताएँगे इन्फ्लुएंजा है। मतलब एक तरह से ये वायरस है ना? तो वायरस होगा, विषाणु। चलिए 80 प्रश्न आ चुके हैं, 80 प्रश्न हैं, ठीक है? 80 प्रश्न है लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होता है? तो लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं? प्लीज़ 80 नंबर का जवाब दीजिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया 81 का जवाब दीजिए। 81 क्या है कि आलू का कौन-सा भाग खाया जाता है? तो आलू का कौन-सा भाग खाया जाता है? 81 का तो बी तना। ठीक है, ये भी सही बात है, आलू का तना भाग खाते हैं हम लोग। 82 आ गए, 82 है मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजियन, ठीक है? फर्टिलिजियन का स्रवण कहाँ से होता है? बताइए।
मतलब मानव प्रजनन में निषेचन जब आरंभ होता है, उसका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो पदार्थ है, जिसे फर्टिलिजियन बोलते हैं, इसका स्रवण कहाँ होता है? बताइए 82 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, परिपक्व अंड में। चलिए ठीक है। 83 बात करते हैं। 83 की बात करें, इंसुलिन प्राप्त होता है। बताइए इंसुलिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, डहेलिया की जड़ों से। चलिए ये भी बात है। 84, 84 की बात करें, प्लाज्मोडियम वाइवक्ष मानव में अंतः परोजीवी है और पाया जाता है। बताइए परोजीवी है और पाया जाता है। 84 का तो ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी में। 84, ठीक है। 85 बताइए। 85 है ये। सऊदी अरब और कुवैत द्वारा हाल ही में खोजी गई तेल की बड़ी मात्रा में किस क्षेत्र में स्थित है? तेल का जो भंडार है बड़ी मात्रा में खोजी गई है अभी हाल ही में, वो कौन-सा क्षेत्र है? तो हम बताएँगे न्यूट्रल ज़ोन है, जो कि विवाद रहित न्यूट्रल ज़ोन है, विवाद रहित क्षेत्र है, विवाद रहित है, जो कि नॉर्थ वफरा, वारा और वरगान क्षेत्र में आपको ये दिखेगा। चलिए 86 क्वेश्चन नंबर की बात करें। 86 क्वेश्चन नंबर है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे सीसीईए बुलाते हैं, ने किस नवरत्न कंपनियों को अपनी सहायक कंपनी में 7,000 करोड़ के निवेश के लिए विशेष रियासत दी है? रियायत दी है। बताइए, प्लीज कमेंट कीजिए। बताइए, तो इसका आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा किसको? एनएलसी इंडिया लिमिटेड को। तो एनएलसीआईएल, ठीक है, एनएलसी इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। 87 क्वेश्चन नंबर की बात करें, दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटाने के लिए किस तकनीकी के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की ऐतिहासिक परियोजना शुरू की जा रही है? बताइए 87 का। तो ऑप्शन नंबर सी, क्लाउड सीडिंग, क्लाउड सीडिंग बोलेंगे। 88 की बात करें, 88 का पूर्वोत्तर भारत में पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं जो है किस राज्य में सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया है? ठीक है, क्या किया गया है? ड्रिल किया गया है। बता दीजिए 88 का। तो ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए 89 आ चुके हैं हम लोग। 89 सवाल की बात करें, 89 है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय, जिसे यूएनओसीटी द्वारा शुरू किए गए, ठीक है, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एडवोकेट नेटवर्क, जिसे वीओटीएएन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। इसका मुख्य उद्देश्य होगा, बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों और समुदायों के लिए एक सहायक मंच प्रदान करना। यही ऑप्शन नंबर बी है। चलिए 90 प्रश्न की बात करते हैं। 90 प्रश्न है, अमेरिकन म्यूजिकल अवार्ड, जिसे एएमए बोलते हैं, जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? बताइए कौन है इसके संगीतकार? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, राजकुमारी। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 91 का, 91 है मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए मेरा गांव मेरी धरोहर पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी है भारत के गांवों की सांस्कृतिक विरासत का दस्तावेजीकरण कराना। यही आंसर होगा। अगर मान लीजिए 92 की बात करें, 92 है भारत के दूरसंचार विभाग, जिसे हम डीओटी बोलते हैं, द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म डीआईपी के तहत शुरू किए गए नए एनालिटिक्स टूल का क्या नाम है? बता दीजिए। उसका नाम आप जानते हैं 92 का, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक, है ना? यही है। चलिए 93 आ चुके हैं। 93 है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिसे आईएमडी बोलते हैं, के अनुसार अंडमान सागर के ऊपर बन रहे संभावित चक्रवाती तूफान को क्या नाम दिया जाएगा यदि वह 23 से 28 मई के बीच विकसित होता है? तो क्या नाम पड़ गया है ये बता दीजिए। तो इसका नाम पड़ा है ऑप्शन नंबर सी, चक्रवात शक्ति। चक्रवात शक्ति। 94 की बात करें तो 94 को आगे बढ़िए तब ऑप्शन दिखाएंगे। 25 अप्रैल 2025 को ब्राजील की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का मुख्य विषय, मतलब मुख्य थीम क्या था? बता दीजिए। तो मुख्य थीम जो था वो कौन था? प्लीज कमेंट करेंगे। तो ये है 94 का, ऑप्शन नंबर बी है। वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए
95 की बात करें, 95 जो है मॉर्गन स्टैनली ने मई 2025 में जारी अपनी नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 27 के लिए, ठीक है, भारत का सफल घरेलू मतलब सकल सफल बोल रहा हूँ, सॉरी 27 के लिए 27 के लिए भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद जिसे जीडीपी बोलते हैं, की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है 2025 मई 2025 के अनुसार बताएँगे तो ये लगाया गया है 95 का आंसर का डी होगा 6.5%। 96 ये सब करंट का अपडेट ध्यान रखना होगा इसीलिए जल्दी-जल्दी पढ़ रहे हैं, ठीक है? पर्यटन मंत्रालय की चलो इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है आने वाला है। पर्यटन मंत्रालय की जो है एक चलो इंडिया चला है, उसका बताइए क्या है? तो इसका है क्या ऑप्शन नंबर बी प्रवासी भारतीयों को भारत के लिए पर्यटन राजदूत के रूप में कार्य हेतु प्रोत्साहित करना। चलिए 97 की बात करेंगे, हाल ही में कौन-सी भारतीय पेट फूड कंपनी 1 अरब डॉलर के मूल्यांकन के अधिक यूनिकॉर्न बन गई है? कौन बन गया है यूनिकॉर्न? 97 का बैंगलोर बन गया है। तो बैंगलोर में कौन है? ड्रोल्स है, ड्रोल्स। ड्रोल्स सच बोलते हैं, सी है। चलिए 98 की बात करें। 98 है बिहार में रबी विपणन सीजन 2025-26 के लिए गेहूँ की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी जिसे बोलते हैं, क्या निर्धारित किया गया है? तो ये आपको देखना पड़ेगा करंट के हिसाब से। तो 25-26 के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2425 प्रति क्विंटल है। तो ये सब देख लीजिएगा, ठीक है? ये सब आगे चलते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, हम आगे चलेंगे। हाँ, लेकिन ये ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है 99 बिहार के सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है? बताइए नोडल। नोडल एजेंसी तो ये बनाया गया है डी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। इसका आंसर देख लीजिएगा, ये क्षुद्र नमूने एकत्र करना, ये जो लक्ष्य रखा है चीन द्वारा जो लॉन्च किया गया है, तियानवेन-2 एक मिशन है, ठीक है? 469219 काम्बो ओलेवा है, ठीक है? बस इतना ही जान लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम आते हैं नेक्स्ट सेट नंबर 6 आते हैं। तो चलिए, अब सेट नंबर चल रहे हैं 6 इसमें जो सेट नंबर 6 है, इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे और सामान्य ज्ञान का पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज का, जो कि बीपीएससी एडीओ का चल रहा है। तो चलिए खत्म करते हैं और 100% मैं वादा करता हूँ कि 100 में 70 50 से 70 क्वेश्चन मेरे बुक से ही जाएगा। ये खान सर का जो बुक पढ़ा रहे हैं उससे ही और जितना भी मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं, वो सारे सेट का क्वेश्चन आपको इसमें दिखेगा, देख लीजिएगा। विश्वास नहीं है तो चलिए तो पहला प्रश्न है मैग्नेटाइट अयस्क में लौह की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? मतलब कितनी प्रतिशत होती है? बताइए। मैग्नेटाइट अयस्क में लौह की सांद्रता अगर पूछे तो 70% बता दीजिएगा, तो ये आंसर आपका बी सही हो जाएगा। अगर सूत्र पूछे तो हम बताएँगे कि FeO बता देते हैं, रासायनिक सूत्र अगर पूछे लौह का। मैग्नेटाइट का इसका है और याद रखिएगा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। तो हम सिर्फ एमसीक्यू कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा डिटेल का नहीं करेंगे हम। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न है मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? मुंबई में पहला जो है सफल मिल बताइएगा, कब किया गया था? तो हम बताएँगे ये जो प्रथम हुआ था, सूती वस्त्र हुआ था, इसकी कारखाना 1818 में बना था पहला, याद रखिएगा। उसके बाद बना था 1854 में, जो कि सफल कपड़ा वाला हुआ था। शुरू में हुआ था सूती वस्त्र का, जो कि 1818 में हुआ था। फर्स्ट ग्लास्टर कोलकाता में खोला गया था, याद रखिएगा। और दूसरा जो हुआ था, सफल जो हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है? जो कि 1854 में हुआ था, 1854 में हुआ था, ठीक है? 1818 में जो हुआ था, सफल नहीं था, सूती वस्त्र का। ये कारखाना खुला था कोलकाता में, ठीक है? लेकिन 1854 में मुंबई में सफल रूप से ये चालू हो गया था। चलिए तीसरा प्रश्न है वाणिज्य अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण जो है फसल है, कौन-सा है? वाणिज्य अनाज के लिए मतलब व्यापारिक रूप से, कमर्शियल रूप से। तो हम जानते हैं कि ये जो है ऑप्शन नंबर ए गेहूँ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों है? आप कारिकाल का नाम सुने होंगे, तमिलनाडु क्षेत्र सुने होंगे, येनम आंध्र प्रदेश का क्षेत्र सुने होंगे। ये सब में वाणिज्य अनाज के लिए, कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण फसल है गेहूँ। तो गेहूँ हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, आगे बात करते हैं चौथे प्रश्न का, थोड़ा-सा ज़ूम कर देता है ना? चौथे प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न है जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक हैं। तो जनसंख्या में अगर परिवर्तन हो रहे हैं तो इसका मुख्य कारण क्या है? जन्म, मृत्यु, विवाह। क्या ये कारण है? बताइए। तो हम जानते हैं कि जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याश ये तो नॉर्मल है, हम जानते ही हैं, है ना? जन्म, मृत्यु और जीवन का प्रत्याश जो चल रहा है हम लोग के साथ।
चलिए 5वां प्रश्न है, भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गोवा में, कहाँ है बताइए? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य 5वां प्रश्न का जवाब दीजिए, तो गोवा में है, भगवान महावीर के नाम पे। चलिए, छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी का नाम सुनते ही तमिलनाडु को याद कीजिए। पर पाई जाने वाली वनस्पति का समान प्रकार कौन-सा होगा? तो नीलगिरी पहाड़ी पर एक वनस्पति पाई जाती है, तो कौन-सा वनस्पति पाई जाती है, उसका बारे में बताइए। मतलब उसके बारे में बताइए। बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे कि भाई ये जो है नीलगिरी पहाड़ी पे जो पाई जाती है वनस्पति, वो समशीतोष्ण कटिबंधीय होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन-सी जो है वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? तो मानसून के प्रदर्शन से संबंध है, बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से। 7वें प्रश्न का जवाब दीजिए, तो हम रहेंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, तो इसमें छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न, ऐसे उसे डिटेल हम देते तो अगर मान लीजिए दे दें, तो वायुमंडलीय विशेषता के संबंध में अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम को टिक लगाइएगा या आईटीसीडी जेट को लगाइएगा, तिब्बती ऊंच को लगाइएगा, तो बहुत सारा चीज़ है, तो इसलिए उसमें आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड के हिसाब से आपको बताना है। एक तरफ झील है और झील के प्रकार हैं। तो भीमताल झील कहाँ है? जहाँ ताल होगा, वहाँ पे क्या होगा? पहाड़ होगा। क्या लगता है? बताइए। तो भीमताल झील जो है टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण बनी है, याद रखिएगा। तो टेक्टोनिक कहाँ है? 1 का 3, 1 का 3 कहाँ है? आप ये सब हटा दीजिए, 1 का 3 में बी और डी ही बच रहा है। और बताइए अष्टामुडी, अष्टामुडी कहाँ है? बताइए अष्टामुडी। तो अष्टामुडी देखिए, अष्टामुडी मतलब केरल वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। अष्टमुडी ऐसे बोलते हैं, ठीक है? झील है जो कि अनूप या अनूप या ऑप्शन नंबर ए, अनूप या पश्च पश्च जल बोलिए। तो आपका जो है बी का 1 है। तो बी का 1 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी यही आंसर होगा। तो सी का 2 हो जाएगा भूस्खलन और लोहद लोहद ज्वालामुखी पहाड़ का बना हुआ क्षेत्र है। चलिए 9वां प्रश्न बताइए। 9वां प्रश्न है भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन-सा है? तो भारत में सबसे बड़ा जो है नदी पर निर्मित पुल कौन-सा है बताइए? भारत पर। 9वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो भारत में सबसे बड़ा पुल जो है ढोला शादिया पुल है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है और ब्रह्मपुत्र नदी का वही सहायक नदी है, लोहित नदी है, उस पर बना है। तो कहाँ है? लोहित नदी कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब बताइए, अब ऑप्शन में है ही नहीं लोहित नदी, तो अब कौन-सा टिक लगाइए बताइए? तो वो लगाइएगा आप पुल जो कि आपको असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है? और इस पुल का पूरा नाम अगर हम देखें, कौन-सा सेतु के नाम से जानेंगे? भूपेन हजारिका सेतु के नाम से जाना जाता है। तो इसी का नाम भूपेन हजारिका सेतु रख दिया गया। समझ गए? कितना घुमा दिया क्वेश्चन को। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो बेतवा नदी जो है निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? कौन-सा दिशा में बढ़ेगा? मतलब प्रवाह होता है अपना पानी। तो हम बताएँगे भाई बेतवा नदी जो है दक्षिण-पश्चिम से लेके उत्तर-पूर्व की ओर बहती है। तो दक्षिण-पश्चिम से निकलेगी, उत्तर-पूर्व की ओर बहेगी, यही बोलिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे चलिए, फिर सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो आगे तो देख लीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए और सही बताइए। तो जोजिला दर्रा बताइए, नाथुला दर्रा बताइए। नाथुला दर्रा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आएगा, जोजिला दर्रा भी आएगा, सिपकिल्ली दर्रा भी आएगा, बहुत सारा चीज़ें बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, ये तो आपको पता ही है, 1 का 3 है। नाथुला दर्रा जैसे ही याद आया होगा, सिक्किम याद आया होगा, है ना? 2 बी का 2 बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा, अरुणाचल प्रदेश, सिपकिला, हिमाचल प्रदेश, है ना? तो क्लियर? तो 1 का 3, 1 का 3 कहाँ है? देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं। तो 1 का 3 कहाँ है? यहाँ पे है, तो यही आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए, आगे चलिए 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न है पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? बताइए। पृथ्वी के स्थलीय भाग के कितने प्रतिशत भाग पर भारत का विस्तार है? बताइए। 12वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी 2.4%, 2.4%। चलिए 13वां प्रश्न बताइए। 13वां प्रश्न है किस समुदाय को जो है
अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक है? बताइए, अनुसूचित जनजाति के लिए किस समुदाय को बताएँगे? तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर जो डी दिख रहे हैं, मतलब आदिमी लक्षणों के संकेत हो तो आदिवासी में आ जाएँगे। विशिष्ट संस्कृति, ये भी मतलब अलग टाइप का कोई खास संस्कृति है। बड़े पैमाने पर समुदायों के साथ संपर्क में जो है श्रम, ठीक है? पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव, ये सब जो है अनुसूचित जनजाति का जो है सही है, रूप में से सही होंगे, याद रखिएगा। ये सब जो है समझ जाएँगे कि अनुसूचित जनजाति हैं, समुदाय के हैं, इन्हें रखना चाहिए। 14 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? कौन नहीं लेगा? महाभियोग तो 61 है, अगर मेरा अनुच्छेद का देखे होंगे 1 से 395 तक का, तो आपको इसमें पता होगा। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, कौन नहीं लेते बताइए? 14 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाता है, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इसमें जो है आपका संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ये होंगे। संसद के किसी भी सदन का निर्वाचित सदस्य ये भी होंगे, लेकिन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे। ये आपका होगा 3। सही कूट चुनना है कि भाग नहीं लेंगे, तो तीसरा आपका सही है। देखिए 14 प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो कौन भाग नहीं लेगा बता दीजिए। तो देखिए सही कूट में बताना है। तो देखिए संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य ले सकते हैं महाभियोग पर, ठीक है? संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे महाभियोग पे, लेकिन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य नहीं लेंगे। तो यही आंसर सही होगा क्योंकि नहीं लेते हैं। वो पूछ रहा है दिल्ली, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की जो विधानसभा है, वो निर्वाचित सदस्य ये भी भाग नहीं लेंगे। तो 3 और 4 आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए, नहीं पूछ रहा था, सही कूट बताना था कि नहीं कौन ले सकता है, तो वही। अब देखते हैं 15वां प्रश्न है, भारत में धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन जो है सही है? तो भारत के धर्मनिरपेक्षता के वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही है? बताइए। तो इसमें से बताना आपको है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। क्यों होगा? सुन लीजिए। भारत में धर्मनिरपेक्षता का वैज्ञानिक प्रारूप राज्य को धर्म से स्वतंत्र करके गत्यात्मक परिवर्तनों की अनुमति देता है। समझ गए? तथा प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकताओं से मेल खाता है, ये भी सही है। यह धर्म राजनीति को एक दूसरे से पृथक करता है। क्या ये बात सत्य है? बता दीजिए। तो याद रखिएगा, यह धर्म एवं राजनीति को अलग रखता है। ठीक है? सभी समुदायों, जितने भी समुदाय हैं, समुदाय को संसद के संप्रभुत्व अधिसत्ता के तहत रखा जाता है। जितने भी संप्रभु हैं या संप्रभुत्व कहिए, ठीक है? अधिसत्ता कहिए, उससे जोड़ कर रखता है। तो ये भी सही है, तो तीनों सही है। चलिए 16वां प्रश्न की बात करें। भारत का संविधान क्या है? लिखित है? एकदम लिखित है। सही है कि नहीं बताइए? लिखित है, इसमें सोचना ही नहीं है। और संघीय है तो एकदम संघीय है, तो 1 और 2 ही तो सही है, एकात्मक नहीं है मेरा। कौन-सा विकल्प सही है? तो 1 और 2 सही है। 17वां प्रश्न बताइए। 17वां प्रश्न है सीजीटी क्या है? सीजीटी एमएसआई मतलब एमएसई बताइएगा का पूरा रूप क्या है? बताइए। तो सी का है क्रेडिट, ठीक है? क्रेडिट हो गया। जी का गारंटी ये भी हो गया। चलिए टी का बताइए, ठीक है? इस फंड तो रहेगा ही, गारंटी फंड हो गए। टी से ट्रस्ट हो जाएगा, एकदम सही है। फोर्थ सम में हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आपको आ गया। अब एम का बताइए, माइक्रो होगा, मीडिया होगा, क्या होगा बताइए? 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो हम बताएँगे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज बताएँगे। एंटरप्राइजेज ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका पूर्ण रूप, फुल फॉर्म पूछ रहा था। अब 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन-सा औद्योगिक बेरोजगारी का सही आशय प्रदान करता है? मतलब बताइए, इसका मतलब क्या है? जो सही मतलब बताता हो, यही पूछ रहा है आपसे। तो
अगर बेरोज़गारी की बात करें औद्योगिक बेरोज़गारी में, तो कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण जो है, जो हाथ से बुनते हैं, उनका बेरोज़गार हो गए बेचारे, ठीक है? औद्योगिक बेरोज़गारी एक अस्पष्ट है, तो ये भी कारण है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि कपड़ा का मशीन आने से क्या हो गया कि हाथ से जो बुनते हैं, उनका तो ठप हो गया बेचारा खाना-पीना, तो बेरोज़गारी तो बढ़ेगी, तो ये भी है। चलिए, ये सिंपल था, ये लॉजिकल है, आप ऑप्शन पढ़िएगा, टिक लगा के चलाइएगा। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बताइए। 19वाँ प्रश्न, बताइए। विनिर्माण, तो ये ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय क्षेत्र में आता है विनिर्माण, ठीक है? चलिए 20वाँ प्रश्न। 20वाँ प्रश्न है किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। ये कहने वाले कौन हैं? कि जब तक यह तीसरी शक्ति मतलब अंग्रेज को बोल रहे हैं। मतलब इंग्लैंड अगर यहाँ है तो हमारे जो सांप्रदायिक मतभेद हैं, हिंदू मुस्लिम का मतभेद है, वो हमें हमेशा परेशान करेगा। ये बताइए 20वाँ प्रश्न का, तो ये महात्मा गांधी कहे थे। समझ गए? चलिए 21 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से या निम्नलिखित को सुमेलित करें और सही कूट का चयन करें। राजनीतिक संगठन है और संस्थापक की बात हो रही है। तो खास करके हम बात करेंगे, ठीक है? खास करके हम इसको इम्पोर्टेंट इसलिए रखेंगे क्योंकि वीवीआई प्रश्न है। तो खाकसार, खाकसार एक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, खाकसार, ठीक है? खाकसार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? खाकसार के संस्थापक अगर पूछे इना इनायतुल्लाह, ठीक है? इनायतुल्लाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। 1 का बी होगा इनायतुल्लाह मसरिकी। ये सही होंगे तो एक 1 का बी। 1 का बी कहाँ है? 1 का बी कहाँ है? 1 का बी यहाँ है। सब में 1 का बी है। चलिए ये तो खत्म हो गया। अब बताइए सोशलिस्ट पार्टी के कौन है भाई? प्लीज़ कमेंट करेंगे। तो इसके हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी हैं, तो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गए, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऐसे ही छाड़ दीजिए और 3 का डी हो जाएगा। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, डी बी आर अम्बेडकर, है ना? सही है ना? और 4 का फॉरेस्ट ब्लॉक कहिए, फॉरवर्ड ब्लॉक कहिए, सुभाष चंद्र बोस, फॉरेस्ट ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है? चलिए 22 पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने प्रत्यक्ष कार्य दिवस का आह्वान किया था? बताइए। पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने डायरेक्ट रूप से आह्वान कर दिया था, दिवस मना लिया था? बताइए। तो जिन्ना का नाम आपके दिमाग में आया होगा, है ना? जिन्ना बाबू, बताइए। तो यस, एम ए जिन्ना, यही थे दुष्ट व्यक्ति। चलिए, बंटवारा करने से क्या होगा? कर दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिन्ना। बंटवारा करने से उल्टा अपना विनाश तय कर लें पाकिस्तान, और क्या करेगा? चलिए 23 क्वेश्चन नंबर है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ? बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से आरंभ हुआ? बताइए। तो ये है 1930 में, ठीक है? 1930 में। कहाँ? दांडी यात्रा आरंभ हुआ था, जानते हैं। दांडी यात्रा कहाँ है बताइए? तो ऑप्शन नंबर सी में है 1930 का। 24 निम्न में से वर्ष 1919 कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापसी लौटा दी थी या वापस कर दी थी? तो हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, तो नॉर्मल है कि किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो 22 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड जब 13 अप्रैल 1919 को हुआ ना, तो ये 22 मई 1919 को ये लौटा दिए थे। समझ गए? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कारण क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। चलिए, और भी लोग लौटाए थे, गांधी जी लौटाए थे। 25 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? बताइए। मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में आपको बताइए, भारतीय स्वतंत्रता के प्रति अगर देखा जाए मुस्लिम लीग का कौन सा दृष्टिकोण सही था?
तो मुस्लिम लीग ने जो है क्रिप्स मिशन को जो है अस्वीकार किया था 1942 में। तो इनमें से क्रिप्स मिशन जो है 1942 का प्रस्ताव जो है इस आधार पर अस्वीकार किया था कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। समझ गए? ठीक है? तो ये भी मान लीजिए। एक कारण और था कि इसने बेबेल योजना 1945 को अस्वीकृति किया, ठीक है? अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता जो है पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती थी। ये भी सही है, ये भी हुआ था। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। ये भी बात सही है, तो 1 से अधिक होगा। ठीक है? चलिए 26 प्रश्न। 26 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी 1929 ईस्वी लाहौर। ठीक है? चलिए, अगर मैं बात कर लूँ आगे 27 का 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? बताइए। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? बता दीजिए। तो इसके कारण अगर आपसे पूछा जाए फेल होने का कि विफल क्यों हुआ? तो आप अच्छे से जानते हैं कि उस समय जो शासन कर रहा था अंग्रेज वो लॉर्ड कैनिंग था। ये बात तो हम मानते हैं। लेकिन इसका श्रेय जाता है उपरोक्त में से सभी का। अंग्रेजों के सैन्य श्रेष्ठता थे, समझदारी से काम कर रहा था। सही बात है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम और विचारधारा नहीं थे। सही बात है, इसके कारण भी फेल हो गया। समाज के सभी वर्गों के समर्थन का अभाव रहा, एकदम सही बात है। कई लोग अलग-अलग समय पे एक्शन लिए, जिनको तकलीफ हुआ वही एक्शन लिए, जिनको तकलीफ नहीं हुआ वो नहीं लिए। चलिए 28वां प्रश्न आ चुके हैं। 28वां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? बताइए। बताएँगे राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए संघर्ष किया? बताएँगे 28 का आंसर का जवाब देंगे तो वो है सती प्रथा। ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा। 29 क्वेश्चन नंबर है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगाए दिए मतलब प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? बताएंगे 29 का आंसर का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर बी 1878 में जो है प्रतिबंध कर दिया गया था। ऐसे पारित हुआ था, किस वर्ष पारित हुआ? तो 1878 में, क्योंकि गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। 30वां प्रश्न क्या है? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते या रहते हुए कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो और कौन लिखेगा? जलनखोर अंग्रेज ने लिखेगा कि मैं खुद चाहता हूं कि अंग्रेज विनाश की ओर जा रहा है, तो मैं सामने रहकर इसी भारत में रहकर मैं देखूं कि कैसे वो विनाश हो रहा है और मैं इसमें और भूमिका दूं। यही कहना चाह रहा था और वो कहने वाला अंग्रेज कौन था पता है? लॉर्ड कर्जन, ये दुष्ट व्यक्ति। चलिए 31 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 में अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ये अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा कि सूरत में किया था। कहाँ किया था? सूरत। ऑप्शन नंबर डी। 32वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? कौन सी जो है घटना सबसे पहले घटी बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी बीजापुर में आदिल शाह का राज्य हुआ। ये घटना सबसे पहले घटी है। और भी बातें करें 33वां प्रश्न क्या है बता दीजिए। 33वां प्रश्न है दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राजदरबारी थे। तो मुगल सम्राट के राजदरबारी थे तो किसके समय में? तो ये अकबर था उस समय। समझ गए? अकबर के समय में ये चित्रकार दोनों थे, दसवंत और वसावन। 34वां प्रश्न है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या है? तो दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा फारसी था, है ना? ऑप्शन नंबर ए फारसी भाषा था उस समय।
चलिए, और भी सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल ये है 35 का कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस मूल्य पर इल्तुतमिश को जो है खरीदा था? तो किस मूल्य पर खरीदा था? तो 35 का आंसर का जवाब बी है, 1 लाख जीतल में खरीदा था इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम था ना। मैथिली भाषा, 36वां प्रश्न, मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन के समय शुरू हुआ था? बता दीजिए 36 का। तो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाट राजवंश था बिहार में, याद रखिएगा। 37 क्वेश्चन नंबर है, अंकगणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था? तो अंकगणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया, बता दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, भारतीयों ने किया। 38 क्वेश्चन नंबर है, बता दीजिए 38 है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमानों पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? बताइए, स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, बिम कडफिसेस ने किया था। ठीक है, किसने? ऑप्शन नंबर सी, बिम कडफिसेस ने। 39 क्वेश्चन नंबर है, भागवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश होता है। भागवत गीता और शांति पर्व दोनों का समावेश होता है, तो बता दीजिए 39 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी, महाभारत में। किसमें? महाभारत में। 40वां प्रश्न की बात करते हैं। 40वां प्रश्न है, अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की? तो अशोक ने बोध गया की यात्रा की, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, 10 में। ठीक है, 10 में। अगर मान लीजिए 41 की बात करें, 41 है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बताइए, गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? बताइए। तो ये ऑप्शन नंबर है, वैशाली में। चलिए आगे चले, 42 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। 42 कहाँ है, बता दीजिए। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था, वो बता दीजिए 42 का आंसर का जवाब। तो वो है भद्रबाहु द्वारा किया गया था दक्षिण भारत में। भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। 43वां प्रश्न है, भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, तो कहाँ थे, बता दीजिए 43 का। तो ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म के थे। ठीक है, बौद्ध धर्म के थे ये। 44 क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं। 44 क्वेश्चन नंबर है कि वैदिक काल में प्रयुक्त पूर का अर्थ क्या है? तो वैदिक काल में जो प्रयुक्त होते हैं पूर, उसका अर्थ क्या है, बता दीजिए। तो मानेंगे तो ये है दुर्ग, दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग होता है किलाबंदी, शहर को कहा जाता है, जो किला गढ़ को कहते हैं दुर्ग, है ना। 45 क्वेश्चन नंबर है, मोहनजोदड़ो ने प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? बताइए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी थी? बता दीजिए 45 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, कांसा। ऑप्शन नंबर सी, कांसा। 46 क्वेश्चन नंबर की बात करें। 46 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गोदीवाड़ा, मतलब बंदरगाह को कहते हैं, गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो बंदरगाह के लिए कहिए या गोदीवाड़ा, बंदरगाह को ही कहा जाता है। तो वो है लोथल, भोगवा नदी पर है, याद रखिएगा। चलिए, लोथल कहाँ है? गुजरात में बसा हुआ, ये हड़प्पा का एक हिस्सा है, सिंधु घाटी का। 47, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? क्या 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया? क्या ये बात सत्य है? बताइए, प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम बताएंगे यस, ये बात तो सत्य है। अगर मान लीजिए अंभी, मतलब तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये भी बात सत्य है, तो ये भी बात सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। लेकिन सिकंदर की मृत्यु 322 बीसी में जो है नहीं हुआ था, ये गलत कथन है। ठीक है, मृत्यु का ऐसा क्लियर नहीं बताया गया है, जहां तहां कुछ भी बता दिया है, लेकिन सही नहीं है। 48 है, संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरख प्राप्त होता है। तो संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरख प्राप्त होता है, तो कहां से होता है, ये बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग से होता है अवरख, अगर अच्छा प्राप्त करना है तो। आगे चलेंगे, आगे है 49वां प्रश्न। एक मिनट, इसका थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया। 48 का मतलब 48 क्या है कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अवरख कहाँ प्राप्त होता है? तो देखिए है आगे, तो
हाँ, सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ दे दिया हजारीबाग, सही है। नहीं हम हमको लगा कुछ मिस्टेक हो गया क्या? 49 49 है बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बिहार के जिले में भी चाय की खेती होती है? बताइए। तो कौन-सा जिला है बिहार का? किशनगंज जिला। चाय की खेती अच्छी होती है और ये चाय की खेती 1990 के दशक में शुरू हुई थी बिहार में, अभी भी होता है। तो किशनगंज कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बारिश भी यहाँ अच्छे से होती है। अगर बात करें 50वां प्रश्न, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है बता दीजिए? तो घाघरा को ही गंडक कहते हैं, ये बात सत्य है कि नहीं है? नहीं है, नारायणी नाम है। यही बात तो हम कह रहे थे कि गंडक नदी का जो है नेपाल में नारायणी कहा जाता है या शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है गंडक नदी को। गंडक नदी का पुराना नाम सदा नीरा है। ठीक है? चलिए, घाघरा किसका नाम है बता दीजिए तो ज़रा? घाघरा का नाम सुने हैं, घाघरा का भी दूसरा नाम है। प्लीज़ कमेंट कीजिए। 51 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन-सा भू-आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो बताइए बिहार का कौन-सा ऐसा भू-आकृति है, कौन-सा ज़मीन है, कौन-सी सीमा है, जो झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता, कहीं और करता है? तो हमारा वो है मिथिला मैदान का विस्तार जो है गंगा नदी के उत्तर में है। यह भौगोलिक क्षेत्र झारखंड के साथ सीमा नहीं साझा करता। मतलब मिथिला मैदान, याद रखिएगा, ये नहीं करेगा झारखंड के साथ। 52 बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से, नॉर्थ से लेके साउथ की ओर बताना है। बताइए। तो नॉर्थ उत्तर से चलिए, तो उत्तर से क्या चलिएगा सबसे पहले? बताइए। टोटल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं बिहार का, ये हम जानते हैं, जानते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके बीच में गंगा बहती है बिहार में, तो बक्सर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है, ये हम जानते हैं। तो आगे हमारा क्या आ जाएगा? गोपालगंज आ जाएगा पहले, क्योंकि उत्तर से पूछ रहा है ना, तो उत्तर से गोपालगंज पहले आ जाएगा। फिर हमको आ जाएगा सिवान आ जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद हमारा बक्सर आएगा, तब रोहतास आएगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही। ठीक? तो ऐसे ध्यान रखना होगा। जैसे बता देता हूँ कि बक्सर से जो सुनिए, बक्सर गंगा नदी तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और गंगा नदी के उत्तर में चले जाइएगा तो गोपालगंज है, सिवान है, याद रखिएगा। और इसी नदी के दक्षिण में चले जाइएगा तो रोहतास जिला भी आपको मिलेगा। तो गंगा के आस-पास सब हमारा कूदते रहता है जिला। बढ़िया से कर देता हूँ। 53 है, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे? बताइए। सुनंदिनी कार्यक्रम अगर आपसे पूछ रहा है तो बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है सुनंदिनी, क्योंकि ये 2021 में बना था। ये बिहार सरकार के लिए है और कल्याण विभाग से संबंधित है। ठीक है? 54 क्वेश्चन नंबर है 54 है कि बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सर्वाधिक होता है? रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं, तो भागलपुर जिला में रेशमी वस्त्र का उत्पादन होता है, जिसे हम सिल्क सिटी भी कहते हैं बिहार का। ठीक है? तो हमारा भागलपुर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 55 की बात करें। 55 है विद्युत धारा का एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट क्या है बता दीजिए? तो ये है ऑप्शन नंबर ए एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है। अगर मान लीजिए 56 क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन या परिवर्तित करने वाला युक्त कहलाता है। तो क्या कहलाता है बता दीजिए? 56 का आंसर का जवाब दीजिए, तो हम बता देंगे इसका आंसर का जवाब। इसका आंसर का जवाब बता दीजिए, प्लीज़ कमेंट कीजिए, तो हम बताएँगे ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, विद्युत कोष होगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया। सिर्फ़ एमसीक्यू करवा रहा हूँ, इसमें नो डिटेल, नो जानकारी ज़्यादा। जहाँ पे इम्पोर्टेंट लग रहा है दे रहा हूँ। जब एक नाविक नाव से आगे की ओर कूदता है और नाव पीछे की ओर गति करता है, तो यह घटना जो घटता है, घटना जो है गति के किस नियम का उदाहरण है? तो हम क्या बोलेंगे इसे? विपरीत थर्ड वाला नियम चलेगा कि नहीं गति का? बताइए। बताएँगे? तो गति का तीसरा नियम चलेगा, विपरीत क्रिया कर रहा है ना जी, नाव को ढकेल रहे हैं तो। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर है एक्स-रे में वर्णाक्षर एक्स, ठीक है? वर्णाक्षर एक्स का मतलब क्या है? वर्ण वाला जो एक्स है उसका मतलब क्या है? एक्स-रे में बताइए। तो हम बताएँगे इसका मतलब होता है किरण से संबंधित है। किरण से संबंधित है मतलब अननोन, अननोन है इसे, अज्ञात। अननोन, अज्ञात। एक्स का मतलब अननोन, अज्ञात। चलिए 59 एक्स-रे बोलते हैं ना। 59 है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में जो है न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति कहाँ पे कम होगा? न्यूनतम होगा, कम होगा बताइए। 59 का आंसर का जवाब दीजिए। बहुत ईज़ी क्वेश्चन है ये, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बताइए। तो हम काँच में बहुत कम होता है, न्यूनतम होता है ना? निर्वात में ज़्यादा होता है ना प्रकाश, बताइए तो? 59 हो गया। 60 प्रतिक्रिया ट्यूब। प्रतिक्रिया ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है बताइए तो?
60 प्रश्न का, तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, एक से अधिक होगा मतलब मरकरी वाष्प और ऑर्गन का उपयोग प्रतिदीप्त यूट्यूब के किए जाते हैं, जहां मरकरी वाष्प पराबैंगनी प्रकाश उत्पादन करती है, जो फॉस्फोरस कोटिंग और ये सब है, छोड़िए इतना पढ़ना नहीं है। मरकरी वाष्प और ऑर्गन है, ये सब सही है। चलिए 61 की बात करते हैं। 61 है किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी पदार्थ को सीधे ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बताइए तो? वाष्पीकरण कहिएगा, क्या कहिएगा बताइए तो? तो हम बताएंगे ऊर्ध्वपातन कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहेंगे। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए और सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो, मतलब द्रव अवस्था में नहीं बनने देंगे और डायरेक्ट हम उसको गैस अवस्था में बना देंगे, उसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगर द्रव अवस्था में हो जाता तो दिक्कत होती, क्योंकि वो फिर दूसरी अवस्था होती है। और ये अगर मान लीजिए जैसे एग्जांपल में कपूर जो है हमारा क्या है, ये है हमारा ठोस, अचानक हो जाएगा गैस, है ना, जलता है तो खत्म हो जाता है ना। 62 की बात करते हैं। 62 क्या है? न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। क्या कीजिए? न्यूक्लियॉन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिएगा। तो चयन कैसे करेंगे? तो इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आपको समझना होगा कि कौन सा सही होगा। तो इसका समझने से पहले मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। न्यूक्लियॉन जिसका बंधन ऊर्जा जो होता है, बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियॉन होगा। ठीक है, यही सही होगा। 63 की अगर बात करें, 63 निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। तो निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है अगर पूछे तो बताइए क्या जवाब दीजिएगा। तो सबसे भारी धातु हम प्लेटिनियम को मानते हैं, ये हम जानते हैं। तो भारी धातु में अगर बात करें या उसके घनत्व से होते हैं, याद रखिएगा। और घनत्व के प्रति अगर देखा जाए तो इसका आयतन में द्रव्यमान अगर आ जाए तो प्रति इकाई आयतन में द्रव्यमान का अगर हो जाए तब हम इसे अनुमान लगाते हैं और बताते हैं कि भारी है ना। तो ये हुआ। और भी धातु है, सबसे भारी धातु में हम जो लगाएंगे वो ऑशियम का नाम सुने हैं? ऑशियम सुने होंगे, ठीक है। और अगर ऑशियम ऑप्शन में नहीं है, देखिए ऑशियम तो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि इसका घनत्व के हिसाब से 22.59% है, ठीक है। लेकिन प्लेटिनियम जो है सेकंड नंबर पे आता है 21 पॉइंट, ठीक है, 21.45 जो है आपका GCm3 आता है। तो ये आपका प्लेटिनियम होगा। अगर ऑशियम होता तो ऑशियम होता, प्लेटिनियम नहीं होता। चलिए आगे बात करते हैं। 64 की बात करें, निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिस्थिति, ठीक है, अनुकूल ईंधन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक परिस्थिति अनुकूल ईंधन कौन सा है? परिस्थिति के अनुसार अनुकूल ईंधन अगर बताया जाए तो बताइए। तो हम बताएंगे हाइड्रोजन है, ये हम जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति के अनुसार या फ्यूचर में भी काम देने वाला है, ठीक है। 65 जो है, अपचायक वे होते हैं जो, बताइए अपचायक क्या होते हैं बताइए। तो अपचायक वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। 66 की बात करें, 66 जो है सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 सूची 2 बताएंगे। तो इसका आंसर का जवाब दीजिए। 66 में आंसर का जवाब दीजिए। तो इसमें जो है नीला थोथा अगर आपसे आ जाए सामने, ठीक है, क्या आ जाए? नीला थोथा। तो नीला थोथा जो है कॉपर से संबंधित है, कॉपर सल्फेट से संबंधित है, याद रखिएगा। तो A का 4 होगा, तो A का 4 तो आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ये हम जानते हैं। तो डी सही होगा मतलब क्या कि एप्सम लवण अगर आ जाए तो 3 मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। बेकिंग सोडा से जानवे करते हैं, बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट बोला जाता है, और कास्टिक सोडा में सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बोला जाता है। ये बात सही हो गया। चलिए तो ये क्लियर हो गया। चलिए 67 क्वेश्चन नंबर है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 68 क्वेश्चन नंबर की बात करें, 68 क्वेश्चन नंबर है कि एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से विभेदन किया जाता है। तो एक पादप कोशिका को एक जंतु कोशिका से विभेदन नहीं किया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति की उपस्थिति द्वारा होता है। अगर मान लीजिए 69 की बात करें, 69 की बात करें, लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है ये बता दीजिए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सही होते हैं, जीन के मिश्रण से होते हैं, याद रखना है। 70 प्रश्न की बात करें, प्लाज्मोडियम में जो है किस प्रकार का जनन होता है? प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन होगा? तो बहुविभाजन नामक अलैंगिक प्रजनन विधि होता है, याद रखिएगा। तो बहुविभाजन हो जाएगा। अगर मान लीजिए
71 की बात करें, 71 निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसिस से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन क्लोरोफाइसिस से संबंधित है? तो हरे शैवाल से हैं, याद रखना है। तो हरे शैवाल की एक श्रेणी है जिसका कई सदस्य होते हैं, जिसमें से वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स दोनों होते हैं। तो वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स दोनों होंगे, तो इसमें से उपरोक्त में से सही होंगे, एक से अधिक हो जाएंगे। 72 की अगर बात करें, 72 है सुवेरियन। सुवेरियन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुवेरियन पौधे के किस भाग में पाया जाता है, ये बताइए। तो हम बताएंगे 72 का आंसर का जवाब दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। पर मतलब कॉर्क कहते हैं, छाल कहिए, याद रखिएगा। परडर्म। आगे चलेंगे, अगर मान लीजिए 73 की बात करें, नवीनतम नवीनतम द्वितीयक जाइलम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है बताइए 73 का? तो बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, संवहनीय एधा के ठीक अंदर पाया जाता है। 74 का आंसर का जवाब दीजिए। 74 है अमाशय रस में मुक्त होता है। तो अमाशय रस में मुक्त क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। चलिए 75 क्वेश्चन नंबर की बात करें, कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य हैं। तो कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य क्या है, बता दीजिए। 75 का आंसर का जवाब डी है, उपरोक्त में से एक से अधिक है। चलिए ये भी क्लियर हो गए। 76 का जवाब दीजिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम अगर पूछे 76 का, तो एन एन एमाइलेज है, एमाइलेज है, याद रखिएगा। एमाइलेज बोला जाता है, जिसे टाइलिन भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए आगे चलेंगे, 77 की आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए की जाती है? बताइए किसकी उपस्थिति को जांचने के लिए करते हैं? तो हम बताएंगे, इसके लिए आंसर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। अगर मान लीजिए इसी में 78 पूछे कि मानव शरीर में श्वसन वर्णक, मानव शरीर में श्वसन वर्णक अगर आपसे पूछ रहा है, तो श्वसन वर्णक जो है हमारा हीमोग्लोबिन का काम करता है। 78 का डी होगा। हीमोग्लोबिन अगर नहीं होगा तो हमारे अंदर ऑक्सीजन कहाँ से होगा? अगर मान लीजिए 79 की बात करें, तो हमारे शरीर में उपस्थित प्रतिरक्षी है जटिल। बताइए क्या है प्रतिरक्षी के रूप में जटिल? 79 का बताएंगे, तो ये है जिसे प्रतिरक्षी बोलते हैं, एंटीबॉडीज, जिसे हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। इम्यूनिटी है ना, उसी को बोलते हैं। तो इसमें बताइए क्या आंसर होगा? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। क्लियर हो गए, जटिल है। 80 प्रश्न की बात करें, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो हार्मोन जो है इंसुलिन का उत्पादन होता है, तो कहाँ पे होगा, किस तरह से होगा बताइए। तो हम बताएंगे ये ऑप्शन नंबर बी, पाचक ग्रंथि के बीटा कोशिका में होता है, ये हम जानते हैं। ठीक है, क्यों होता है? क्यों? अग्नाशय का नाम सुने होंगे, पैनक्रियाज का नाम सुने होंगे, याद रखिएगा। जिस पाचक ग्रंथि भी हम आगे चल के कहते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन के लिए बहुत भूमिका निभाता है। 21 क्वेश्चन नंबर है, इसिहारा परीक्षण किससे संबंधित है? तो इसिहारा परीक्षण जो है किससे संबंधित है अगर आपसे पूछे, तो ऑप्शन नंबर सी, रंग अंधापन से है। अगर मान लीजिए 82 का बात करें, सुमलित युगम नहीं है, सुमलित युगम नहीं है, तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर ए, सल्मोनेला कुष्ठ कहेंगे। चलिए ये बात करते हैं 83 क्वेश्चन नंबर की बात करें, पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति होती है। पार्श्विक मूलों की उत्पत्ति अगर पूछे, तो हम बताएंगे परिरंभ से होती है। 84 क्वेश्चन नंबर 84, फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस प्रतिक्रिया के अंतिम उत्पाद हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रतिक्रिया के अंतिम उत्पाद हैं, कौन से हैं बता दीजिए। 84 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज।